Assalamu alaikum. My name is Nazia Altaf Ahmed from History Department in JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. In this presentation, we will discuss about the downfall of the Maratha Empire, Maratha power. Okay. For SYBA, the title of the paper in SYBA G2 is History of the Maratha in 1630 to 1707. The title of the unit is Downfall of the Maratha Power. Dear students, हमें आज जो है तो मराठा पावर की ज़वाल पजीरी, मराठा हुकूमत की ज़वाल पजीरी के बारे में आज हम मालूमात हासिल करेंगे कि कैसे इख्तिताम हुआ मराठा पावर का। इन 1820 पेशवा बाजीराव सेकंड एक्सेप्ट सब्सिडायरी अलायंस बाय साइनिंग ट्रीटी ऑफ बेसेन। दिस मार्केट द डाउनफॉल ऑफ मराठा एम्पायर। बाय 1818 द मराठा पावर वॉज फाइनली क्रश्ड एंड द गेट चीफ दैट represented it in central India submitted and accepted the overlordship of East India Company, है ना। सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताते चलूँ कि मराठा हुकूमत की ज़वाल पजीरी कैसे हुई। पहले तो हम ये दे समझेंगे कि 1630 के बाद शिवाजी की पैदाइश जब हुई और 1645 में जो तो उन्होंने तोरना का पहला किला फ़तेह किया और फ़तेह करने के बाद शिवाजी के जो मौले थे, मौले दोस्त थे, जो इनके साथी थे, है ना, उन्होंने जो है तो इनके हौसले बुलंद किए और हौसले बुलंद होने के बाद आदिल शाही और निज़ाम शाही हुकूमत के किले इनके ज़ेर असर रहे जिसको उन्होंने फ़तेह किया था। और फ़तेह करने के बाद ये इतना उभरी कि तारीख़ के हिस्सों में आपने पढ़ा होगा कि 1680 तक जब शिवाजी का इंतकाल हुआ तब तक मराठों के हाथ 200 फोर्ट्स जो तो आ चुके थे, यानी 200 किले वो फ़तेह कर चुके थे 1680 तक। अब जब जिस शख्स ने 1645 में छोटा सा पहाड़ी किला तोरना का किला फ़तेह किया, उसने 1680 तक जो है तो इसने 200 किलों को फ़तेह कर लिया था अपने मावले साथियों, भोसले साथियों, होलकर, देसले, जाधव, ये सब उनके साथी थे जो जिन्होंने शिवाजी की हमेशा उनकी मदद की हर मुहिम में, है ना। सतारा के जाधव, पूना के भोसले, होलकर, देसले, मावले, तो ये सब जो थे, ये सब जो तो शिवाजी के कलीग थे, साथी थे, है ना। साथियों की मदद से उन्होंने मराठा पावर को मजबूत किया। शिवाजी के बाद संभाजी, फिर राजाराम और फिर शाहू तख्त नशीं हुए। उसके बाद 1689 तक संभाजी मराठों के छत्रपति रहे। उसके बाद 1689 से 1697 तक राजाराम मराठों के तख्त नशीं हुए। उसके बाद 1697 के बाद से शिवाजी दुवम यानी शिवाजी सेकंड को कुछ हद तक पावर मिला और वहाँ से 1707 तक फिर शाहू जो शिवाजी के बेटे थे और जो कि औरंगज़ेब की कैद से आज़ाद होकर महाराष्ट्र आए और शाहू के हाथों मराठों का इक़्तिदार हाथ में आया और 1707 के बाद मराठों ने फिर से अपने आप को उभारा। डियर स्टूडेंट्स, मराठा असर रसूख कायम करने के बाद शाहू ने महसूस किया कि अगर सही तरीके से मराठा पावर को चलाना है तो इसका जो है तो एक सेंट्रलाइज निज़ाम होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने मौजूदा निज़ाम को जो है तो तब्दील किया और ट्रांसफ़र किया, जिसे पेशवाई निज़ाम का कहते हैं। 1713 में जो मराठों के पेशवा बने वो बालाजी विश्वनाथ थे और बालाजी विश्वनाथ जब मराठों के पहले पेशवा बने, यानी एक बादशाह हुआ करता था और बादशाह जो है वो राज करने का काम करता था और पेशवा जो होते थे वो शाहू कहलाते थे और इनकी इंतज़ामिया का काम पेशवा लोग किया करते थे। जैसे हमारे यहाँ होता है सदर जमहूरिया होता है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन वज़ीर आज़म चलाते हैं। तो ऐसे पेशवाओं ने ये निज़ाम कायम किया। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक पेशवा बने रहे। उसके बाद 1720 से 1740 तक उनके बेटे बालाजी बाजीराव जो है तो बने। उसके बाद 1740 में बाजीराव का इंतकाल हुआ और बाजीराव अव्वल 1740 में बने और 1757 और 60 तक इनका दौर रहा और फिर 1761 में पानीपत की तीसरी जंग अज़ीम हुई।
और इसके बाद मराठों के चौथे पेशवा रघुनाथ राव बने। लेकिन इसके बाद जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, चूँकि मराठों को शिकस्त हुई, तो इस शिकस्त की वजह से मराठों के हौसले पूरी तरह पस्त हो चुके थे। उनकी क़ुव्वत को ज़वाल आ चुका था। अब इनका ज़वाल आने की वजह से वो असर रसूख ना कायम कर सके, बल्कि मराठों ने ये महसूस किया कि हिंदुस्तान के सरदार जो मराठों के ज़ेर असर रहे, राजपूत और रोहिलखंड के कुछ लोग रहे जो इनके ज़ेर असर थे, उन्होंने देखा कि मराठे अब हार चुके हैं, तो ये अब इन पर जो है तो राज नहीं कर सकते। इसलिए मुख्तलिफ सरदारों ने भी सर उभारना शुरू किए, जिससे मराठों की क़ुव्वत कमज़ोर हुई। अब 1818 का दौर आते आते मराठा मुकम्मल तौर से कमज़ोर होते गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानीपत की तीसरी जंग अज़ीम के बाद ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया और उनको मौका मिला हिंदुस्तान में कदम रखने का। अब ब्रिटिशर्स ये चाहने लगे थे कि मराठों को ज़ेर असर लाना है, तो 1780 के बाद से जब इनको ज़ेर असर लाना शुरू किए, तो एक वक्त ऐसा आया जब मराठों का आखिरी पेशवा बाजीराव सेकंड ने जब ट्रीटी ऑफ बेसिन जो यहाँ पर दिखा मराठों के जो आखिरी पेशवा थे, है ना, पेशवा बाजीराव सेकंड, तो इसने ट्रीटी ऑफ बेसिन अंग्रेज़ों के साथ मिलकर साइन किया। अब ये इसने ऐसा इसलिए किया था कि पुर्तगीज़ों की ताकत उस वक्त सर उभारने लगी थी और सरदारों की भी ताकत जो सर उभारने लगी थी। सिद्दी जौहर ने भी अपना सर उभारा। इसके अलावा अहमदनगर के आदिल शाही और निज़ाम शाही के जो सरदारान थे जो बाकी थे, उनको भी सर उभारने का मौका मिला। अब मराठों को तो हर तरफ से कमज़ोर होना ही था। तो इस तरह से जो है तो पेशवा बाजीराव सेकंड ने ट्रीटी ऑफ बेसिन पर जो है तो के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के साथ मिलकर इसने साइन किया। और इस तरह से ये कॉज ऑफ डाउनफॉल ऑफ मराठा पावर। अब इसकी जो कॉजेज़ थी, उसमें पहली कॉज थी इंटरनल वीकनेस ऑफ मराठा, अंदरूनी कमज़ोरी पहली वजह बनी। मराठे आपस में लड़ने लगे थे, इक़्तिदार की जंग शुरू हो गई, है ना। लैक ऑफ पॉलिटिकल फोरसाइट, पानीपत की तीसरी जंग अज़ीम की हार के बाद यहाँ आखिरी पेशवा रघुनाथ राव और पेशवा नारायण राव के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी इक़्तिदार को लेकर, ये भी इनकी वजह बनी। इनकैपेबल लीडरशिप, सियासी दूरअंदेशी का फुकदान रहा मराठों में, क्योंकि मराठा जो पेशवा थे जो वो सिर्फ इक़्तिदार की हवस में जो है तो झगड़ा कर रहे थे, उनके अंदर कुछ इतनी सियासी सूझबूझ बाकी नहीं रही कि वो पहले जैसा रोब और दबदबा कायम रख सकते थे, जो मराठों को दोबारा वो विकार दिला सकते थे, है ना। जाहिर है रघुनाथ राव इंतहाई नाकाबिल पेशवा साबित हुए। उसके बाद वीकनेस इन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मराठास, वीकनेस समाज लोगों में ज़ात पात का निज़ाम रहा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये भी एक वजह बनी उनके ज़वाल की। डाउनफॉल ऑफ द मराठा एम्पायर, ये ज़ात पात का निज़ाम भी जो है तो सियासी ढांचे को ख़त्म कर दिया था, ये भी एक वजह थी मराठा एम्पायर के ख़त्म होने की। उसके बाद अगला आता है जागीरदारी सिस्टम। पूरे इलाके जागीरदारों के मातहत दिए जाते थे। वो जागीरदार वहाँ आबाद किसानों के साथ जुल्म सितम करते थे, जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। और पेशवा के पास, बादशाह के पास कोई सुनवाई नहीं होने की वजह से अनार्की फैल चुकी थी। इस तरह से जो है तो जागीरदारी सिस्टम का निज़ाम भी मराठों की खात्मे की वजह बना। नेगलेक्ट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बाय दी मराठाज़, फ़ौजी निज़ाम और इस तरह से मिलिट्री वीकनेस ऑफ मराठाज़ के जितने मराठों के दुश्मन थे जदीद हथियार से लैस थे और फ़ौज जो थे वो ट्रेन थे। अंग्रेज़ के फ़ौज तो ट्रेन ही थे। अहमद शाह अब्दाली के भी फ़ौजी जो थे वो तरक्की याफ्ता थे। मराठों के फ़ौजी जदीद हथियारों से लैस नहीं थे, है ना। जदीद हथियारों की उन्हें तरबियत नहीं दी गई थी। अहमद शाह अब्दाली के पास तोप वगैरह थी, मगर मराठों के पास वैसी नहीं थी, एडवांस जैसी होना चाहिए थी। अंग्रेज़ों की नई नई टेक्निक आ चुकी थी, बंदूकें आ चुकी थी, जो मराठों के पास नहीं था। द सुपीरियर डिप्लोमेटिक स्किल एंड स्पाई सिस्टम ऑफ द इंग्लिश, है ना। और इस तरह से जो तो मराठों को जंगी हिकमत अमली से नावाकफियत भी इनकी ज़बोहाली और पस्ती का सबब बनी।
इसी तरह अंग्रेज़ों में जासूसी का स्पाई सिस्टम यानी जासूसी का निज़ाम ज़बरदस्त था, मराठों में इतना मजबूत नहीं था। अंग्रेज़ों के जासूस मराठों के बेस में इनकी जासूसी कर लेते थे, इनकी साजिशों को नाकाम कर देते थे, मगर मराठों में इस तरह का यानी कि अंग्रेज़ बनकर जो है तो जासूसी नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि एक गोरे को काला बनाना आसान है, मगर काले को गोरा बनाना सही तरीके से बड़ा मुश्किल है, और उस ज़माने में ये मुश्किल था, है ना। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने कुछ हिंदुस्तानियों को ख़रीद कर मराठों के दरमियान रखा और इनकी साजिशों का पता लगा लिया करते थे। मराठे इतना अपडेट नहीं थे इनके बीच कि अपने आदमियों को इनकी साजिश भेजकर अपने आदमियों को भेजकर इनकी साजिशों का पता लगाएं। ये भी एक वजह रही कि मतलब जासूसी निज़ाम कमज़ोर होने की वजह से द जागीरदारी सिस्टम ग्रू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। और इस तरह से ये मराठों की जंग आज़ादी के दरमियान जागीरदारी निज़ाम को बढ़ोतरी हासिल हुई और यानी इसको उरूज हासिल हुआ। जागीरदारी सिस्टम जो है तो इनके सियासी निज़ाम में हमेशा से काबिज़ रही और राइज रही, जिससे जो है तो बहुत ज़्यादा अनार्की फैलने लगी और इस तरह से जो है तो डाउनफॉल ऑफ दी मराठा एम्पायर में ये सबसे अहम वजह ये भी रही कि उनका जो जागीरदारी सिस्टम था उसकी वजह से भी मराठों की ज़बोहाली और पस्ती का ये भी एक सबब बनी। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम दोबारा जो है तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम अगले पॉइंट के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।